नमो नमः छात्रों। करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हमने संस्कृत विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि प्रकरण को शुरू किया था। उसके संधि के भाग फर्स्ट के अंदर हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, संधि के स्वर संधि के परिभाषा, स्वर संधि के भेद, जिसमें हमने स्वर संधि के दो भेदों का अध्ययन किया था। एक दीर्घ स्वर संधि और दूसरी गुण स्वर संधि। दीर्घ और गुण हमारे पूरे हो गए थे भाग संधि के फर्स्ट में, और आज हम लेकर आए हैं संधि के भाग 2 को, जिसमें हम स्वर संधि के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि का आज हम तीसरा भेद शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, यानी एक प्रत्यार से परे एक प्रत्यार है और एक प्रत्यार से परे असमान स्वर आता है तो एक के स्थान पर क्या आदेश होता है? एक के स्थान पर यण आदेश, और एक के स्थान पर यण आदेश होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया? यण संधि। इसमें दो नए शब्द आए, एक व यण। छात्रों, हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे जिसमें 44 प्रत्यार हो रहे थे, उसमें भी एक प्रत्यार आया था, हमने देखा था। एक प्रत्यार के अंतर्गत 4 वर्ण आ रहे थे, ई उ री ली, और यण प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं य व र ल। तो का एक के स्थान पर यण आदेश होगा, यानी एक किस में परिवर्तित हो जाएगा? यण में। यानी जहाँ ई है वो य में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ उ आ रहा है वहां पर व आदेश हो जाएगा, जहाँ री आ रहा है वहां पर र आदेश हो जाएगा, और जहाँ री आ रहा है वहां पर ल आदेश हो जाएगा। अर्थात एक प्रत्यार से परे असमान आने पर एक के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक के स्थान पर यण आदेश। एक के स्थान पर यण आदेश। प्रिय छात्रों, इस यण संधि के अंदर एक ध्यान देने योग्य बात है कि यण संधि के अंतर्गत य व र, ये जो 3 वर्ण है, ये 4 थे, य व र ल, उसमें से य व र, इससे पहले वाला वर्ण हमेशा कैसा होता है? व्यंजन वर्ण, अर्थात आधा वर्ण होता है। यण संधि की पहचान यदि अपन को करनी है कि कौन सा उदाहरण यण संधि का है, तो उसके लिए एक स्पेशल इस नोट को ध्यान में रखना कि कोई भी उदाहरण जिसमें यदि य हो, व हो और र हो, और उससे पहले वाला वर्ण यदि प्राय आधा हो, तो हम देख सकते हैं कि वो कौन सी संधि हो सकती है? यण संधि। अब हम इसके उदाहरण देख रहे हैं। तो कोई भी उदाहरण जैसे य, व, र और ल, इनमें से कोई वर्ण हो तो ध्यान ये रखना कि वो कौन सी संधि होगी? यण संधि। य, व, र और ल। पहला उदाहरण है प्रत्येकम। क्या य व र ल में से कोई वर्ण है? कौन सा है? य। क्या य से पहले आधा है? बिल्कुल। तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब य किसके स्थान पे आदेश हो रहा था? यण। किसके स्थान पे? ई के। य ई के स्थान पे, व उ के स्थान पे, र री के स्थान पे, ल री के। तो जब य ई के स्थान पे आ रहा है तो इस आधे वाले वर्ण में किसकी मात्रा जुड़ेगी? ई की। तो त में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ती। तो इसका पद बन गया प्रतिधन एकम। संधि विच्छेद क्या हो गया? प्रतिधन एकम। इसके मैं विस्तृत इसका विच्छेद कर रहा हूं, वापस ध्यान रखना। प्रति धन एकम का प्रत, त के अंदर क्या मिला हुआ है? ई। आगे क्या है? ए और कम। ई किस में आता है? एक में। एक से परे असमान स्वर है, ए स्वर है। क्या सम्मान है? नहीं। यदि सम्मान होता है, ई के बाद ई होता है, तो क्या हो जाती है? दीर्घ संधि। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा?
यण, यण यानी य, ई के स्थान पर य। वापस मिलाओ, देखो प्र, ये आधा त, क्योंकि ई निकल गया, इसके स्थान पे क्या आ गया य। इस य के अंदर किसकी मात्रा, एक ही, ये और कम, तो हो जाएगा प्रत्येकम। नेक्स्ट उदाहरण है यद्यपि। क्या है यद्य, इसको अब यदि मैं ये लिखूं य आधा द य पी, यद्यपि ये पद है। क्या य से य है, यवरल में से यह है, य से पहले वाला वर्ण द है, वो भी कैसा है, आधा। तो कौन सा संधि का उदाहरण होगा, यण संधि का। यह किसके स्थान पे आ रहा है, ई के। ई की मात्रा इस द में जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, दी। तो क्या हो जाएगा, यदि, तो हो जाएगा यदि धन अपि, यदि धन अपि। क्योंकि ये जो आदेश होने वाले हैं वो हलंत वाले हैं, य व र ल। तो य व र ल के साथ जो स्वर होंगे, जो स्वर मिला हुआ होगा वो प्लस के बाद में आ जाएगा। यहां देखो इस य के अंदर क्या मिला हुआ था, ए था, तो हमने ए बाद में लिख लिया, ए कम। इस य के अंदर क्या मिला हुआ, अ है, अ और पीत यहाँ पर बाद में लिख लिया। य व र ल के अंदर जो स्वर मिला होगा उसको प्लस के बाद में लिख लेंगे। जैसे अभ्युदय, इसमें भी य व र ल में से कौन सा वर्ण है, य से पहले आधा है, बिल्कुल, तो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यण संधि। य किसके स्थान पे आ रहा, ई, तो इस भ के अंदर ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भी, तो हो जाएगा अभी। अब इस य के अंदर क्या मिला हुआ है, उ, उसको अलग कर लिया तो हो गया उ, और पीछे रहा दय तो हो जाएगा उदय। तो अभी धन उदय, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभी धन उदय। जैसे नेक्स्ट पद है स्वागतम। क्या य व र ल में से कोई वर्ण है, बिल्कुल है, व किस में आता है, यण में। क्या व से पहला आधा है, बिल्कुल स आधा है। कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यण संधि का। व किसके स्थान पे आता है, वो आता है उ के। तो उ की मात्रा किस में लगेगी, स में। स में उ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सु, और व के अंदर क्या मिला हुआ है, आ, उसको अलग कर लो, और गतम तो हो जाएगा आगतम, सुधन आगतम। नेक्स्ट पद है इत्यादि। इत्यादि में क्या आ रहा है, य से पहले क्या आ रहा है, त, आधा वर्ण है। य किसके स्थान पे, ई की मात्रा इसमें लगेगी तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि। उस प्रकार से मध्वरी का मधु धन हरि, सुधि उपासय का सुधि धन उपासय। नेक्स्ट है गुरुवाक्या। क्या आ रहा है, व से पहले र आधा है तो हो जाएगा र में उ की मात्रा तो गुरु, और व के अंदर आ गुरु धन आज्ञा। धात्वादेश, व से पहले आधा तो धातु धन आदेश। पित्राज्ञा। अब इसमें छात्रों समझना है कि ये जो त्र वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। हमने पहले ही दिन लिखा था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 थी, जिसमें त्र भी था, त, र और अ। तो य व र ल में से र आ रहा है, और र से पहले ही त, यह भी आधा है। तो र किसके स्थान पे आ रहा था, री के। र किसके स्थान पे, री के। री की मात्रा त में, तो क्या जुड़ेगा, हो जाएगा पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। अनुवादेश। अनुवादेश में भी देखो व से पहले आधा तो हो जाएगा अनुधन आदेश। कोई भी उदाहरण, ये जो 4 वर्ण है इनमें से इस 3 वर्णों से पहले हमेशा आधा ही होगा, तभी यण संधि होगी। दधि अत्र, य से पहले ध आधा तो दधि धन अत्र। लाकृति। अब ल का मैंने नहीं कहा कि ल से पहले कोई वर्ण ही नहीं होगा, ल अपने आप का आदि वर्ण है, प्रथम वर्ण है। तो ल किसके स्थान पे आता है, ल आता है लृ के, है ना, लृ के। तो ल के स्थान पे सीधा लृ लिखेंगे, तो ल के स्थान पे लृ। अब ल के अंदर क्या शेष रहा, आ, उसको अलग कर लेंगे तो लृ धन आकृति। लाकार, लृ धन आकार। लनुबंध, लृ धन अनुबंध, क्योंकि ल के अंदर क्या मिला हुआ था, अस्वर था। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि के उदाहरण देखे। अगली संधि है स्वर संधि का अगला भेद, जिसका नाम है वृद्धि संधि। क्या है वृद्धि संधि का सूत्र, वृद्धि रादेज। प्रिय छात्रों, स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, सभी संधि का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें सूत्र आएगा, और सूत्र ही अपने आप में पूर्ण है। सूत्र यदि समझ लेंगे तो समझो पूरा प्रकरण हमें समझ में आ गया। वृद्धि रादेज,
ये सूत्र कहता है यदि अ या आ से परे ए अथवा आई आए तो दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश, क्या आदेश होगा? वृद्धि, वृद्धि आई। अ या आ से परे ओ अथवा औ आता है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि औ। सूत्र है वृद्धि आदेश। इसका अर्थ है आत के बाद यदि एच हो, आत के बाद एच, तो आत व एच दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है? वृद्धि। और वृद्धि आदेश होने के कारण संधि का क्या नाम रखा गया? वृद्धि संधि रखा गया। अब इसमें 3 नए शब्द आए, आत, एच व वृद्धि। आत का अर्थ है अ या आ, एच का अर्थ है ए या ओ, वृद्धि का अर्थ है आई या औ। अब देखो यदि अ या आ के बाद, आत का मतलब अ या आ, अ या आ के बाद यदि एच हो, एच मतलब ए या ओ, ये लिखा हमने। यदि अ या आ के बाद ए हो या ओ हो, आई हो या औ, यदि एच हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ए या औ। अब वृद्धि, वृद्धि संज्ञक वर्ण 2 है, ए और ओ, औ। इन दोनों को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो वृद्धि का नाम आते ही हमारे सामने 2 वर्ण आएंगे, ए, आई अथवा औ। तो आई की मात्रा है, ये आई की मात्रा और ये औ की मात्रा। यदि वृद्धि का अर्थ है आई और औ, तो किसी भी शब्द में यदि आई या औ की मात्रा हो, यानी डबल मात्रा हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, आई की या औ की, तो वो किस संधि का उदाहरण बनेगा? वृद्धि संधि। कोई भी उदाहरण आपको छात्रों दिखे जिसमें डबल मात्रा ऊपर आ रही है, चाहे आई की आ रही है चाहे औ की, मात्रा ऊपर डबल है, ऐसा उदाहरण आपको दिखता है तो हमें ध्यान रखना कि वहां पर संधि कौन सी होगी? वहां पर संधि वृद्धि संधि होगी। यदि आई की मात्रा आ रही है तो प्लस के बाद ए अथवा आई लिखना है। यदि औ की मात्रा आ रही है तो प्लस के बाद क्या लिखना है? ओ अथवा औ। अर्थात आत से परे एच होने पर आत व एच दोनों के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि एक आदेश। वृद्धि का मतलब आई या औ। जैसे उदाहरण है पहला एकैक। क्या उदाहरण है? एकैक। अब एकैक के अंदर देखिए किसकी मात्रा है? आई की, डबल मात्रा है। जब डबल मात्रा है इसका मतलब वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब डबल मात्रा है आई की, तो प्लस के बाद क्या लिखना होगा? ए अथवा आई लिखना होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा औ का, किसकी मात्रा? औ की, तो प्लस के बाद क्या लिखना होगा? ओ अथवा औ। बस इतना ही ध्यान रखना। जहां आई की मात्रा होगी तो प्लस के बाद ए अथवा आई, और जहां औ की मात्रा होगी वहां प्लस के बाद ओ अथवा औ में से आएगा। अब देखो जहां से मात्रा है वहीं से शब्द का विच्छेद होगा, तो एक धन एक, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक धन एक। देखो मैं इसके और टुकड़े करूं तो क के अंदर क्या मिला हुआ था? अ। आगे क्या है? ए और क। यदि अ के परे ए हो तो दोनों के स्थान पर क्या वृद्धि आदेश हो रहा था? आई। अब ना तो अ रहेगा न ए रहेगा, दोनों के स्थान पे हमने क्या अब लिखा है? आई। आई इस क में जोड़ेंगे, वापस मिलाते हैं। देखो छात्रों क के अंदर आई की मात्रा, आई की मात्रा ये होती आई की मात्रा, और पीछे रहा क, तो क्या हो जाएगा? एक। इस प्रकार से ही संधि पद बन गया। दूसरा उदाहरण है कृष्णैकत्वम्। आई की मात्रा है तो कृष्ण धन एकत्वम्, ण में अ आगे ए, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? आई, तो हो जाएगा कृष्णैकत्वम्। ऐसे कैसे? नेक्स्ट है देवैश्वर्यम्। देव धन, ये श शंकर वाला, देव धन ऐश्वर्य, ये पद इस प्रकार का है। देवैश्वर्यम्, देव धन ऐश्वर्यम्। तो देव व के अंदर क्या मिला हुआ है? अ, आगे क्या है? आई। ऐश्वर्यम् में आई आएगा, ए नहीं आएगा, तो व का अ और आगे आई, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? वै, देवैश्वर्य। जनैकता, आई की मात्रा तो जन धन एकता। तथैव, आई की मात्रा, तथा धन एव, ए बहुत जरूरी। रामौदार्यम्,
रामौदार्यम का हो जाएगा राम धन औदार्यम। क्या हो जाएगा? औ, क्योंकि औ है तो ओ अथवा औ में से लाना होगा। सदैव, सदा, सदा धन एवः। बालेश ऐ की मात्रा है तो बाला धन एषा। महौषधम महाधन औषधम। इस प्रकार से हमने ये उदाहरण देखे वृद्धि संधि के। बस मुख्य रूप से वृद्धि संधि में ध्यान रखना, किसी पद के अंदर यदि ऐ की मात्रा हो, किसी भी पद के अंदर यदि औ की मात्रा हो तो बस ध्यान ये रखना है कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। डबल मात्रा जहां किसी शब्द में दिखती है, चाहे ऐ की हो चाहे औ की हो, वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। तो अब हम नेक्स्ट अगली संधि की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है स्वर संधि का अन्य भेद, अयादि संधि। साथियों, अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायावः। क्या सूत्र है? एचो अय वायावः। यह सूत्र ये कहता है यदि एच प्रत्यार के बाद क्या हो? असमान स्वर हो। एच के बाद असमान स्वर, तो एच के स्थान पर क्या आदेश होता है? अयादि। और अयादि आदेश होने के कारण संधि का भी क्या नाम रख दिया गया है? अयादि संधि। अब इसमें दो नए शब्द आए, एक आया एच, एक आया अयादि। एच एक प्रत्यार है। एच प्रत्यार के अंदर वर्ण आते हैं ए, ओ, आई, औ। अयादि में होता है अय, औ, आय, आव, यानी अय आदि। ये अय है और इसके साथ और है तो नाम दे दिया अय आदि। तो कहा एच के स्थान पर अयादि आदेश, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर क्या आदेश होता है? आव आदेश। तो कोई भी उदाहरण हो जिसमें यदि अय हो, अव हो, आय हो और आव हो, यदि चार शब्दों में से यदि आपको कोई दिखे अय, अव, आय और आव, तो समझना कि वो कौन सी संधि है? वो अयादि संधि है। अब हमने पिछली संधि एक पढ़ी थी जिसका नाम था यण संधि। वहां पर भी आपने ध्यान दिया हो तो य, व, दो वर्ण आए थे, लेकिन उनसे पहले उसमें क्या आ रहा था? व्यंजन वर्ण। यहाँ व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर अय शब्द में होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे? ए। वहां पर संधि विच्छेद में क्या लिखेंगे? ए। जहां अव होगा वहां पर संधि विच्छेद में हम क्या लिखेंगे? ओ। जहां आय आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे? आई। और जहां पर आव आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे? अव। जैसे मैंने उदाहरण, अर्थात एच प्रत्यार से परे असमान स्वर आने पर अयादि आदेश, आने पर एच के स्थान पर अयादि आदेश होता है। जैसे नयन। प्रिय छात्रों, आपको इस अय, अव, आय, आव में से क्या नजर आ रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? नय। अब जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या उच्चारण हो रहा है इसका? नय। अय आ रहा है तो अय लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखना होगा? ए। जहां अय आ रहा है वहीं से शब्द का विच्छेद होगा। अय आ रहा है यहाँ नय, तो न के अंदर क्या जोड़ेंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? ने धन अनह। क्योंकि यह जो बन रहा है वो हलंत वाला है और यहाँ यह के अंदर स्वर मिला हो, उसको अलग कर लेंगे तो ने धन अनह। नेक्स्ट है पवन। क्या आ रहा है? पव, यानी अव आ रहा है। अव किसके स्थान पे? ओ के। तो प के अंदर ओ मिलेंगे क्योंकि यहीं से शब्द विच्छेद होगा। पव यही है अव, तो प में ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पो, और व का अ और न तो हो जाएगा अन। पो धन अनह। नेक्स्ट है गायकः। क्या आ रहा है? आय। गाय, आय किसके स्थान पे आ रहा है? ऐ के। तो ग के अंदर ऐ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गई, और इस य के अंदर अस्वर मिला हुआ हो जाएगा अक। गई धन अकह। नेक्स्ट है पावकः। क्या आ रहा है? आव, पाव। आव आ रहा किसके स्थान पे? औ के, तो हो जाएगा, क्योंकि प में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ और अकह, तो हो जाएगा पौ धन अकह। चारों के उदाहरण मैंने अलग अलग बता दिए। अय का ये
अव का, आय का और आव का। इसमें हो गया अय, इसमें हो गया अव, इसमें हो गया आय और इसमें हो गया आ। नेक्स्ट उदाहरण है धावकः, धौ धन अकः, क्योंकि आव है तो आव किसके स्थान अव के, तो धौ। भवती, भवती में क्या है अव, अव है तो अव किसके ओ के, तो ओ की मात्रा भ में जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा भो धन अतेः। पवित्र, पव, पवित्र पव आ रहा है अब तो पो धन इत्र, पवित्र। भवनम, भव अव तो भो धन अनम। कवये, कवये अव आ रहा है तो कवे धन ए। गुरुवे अव तो गुरु धन ए। नाविक आव आ रहा नाव तो नव धन इक। वट वृक्ष, अस इसको वट वृक्ष न पढ़कर वटव वृक्ष पढ़ना है तो यहाँ पर देखो वटव, टव अब आ रहा है, अब किसके स्थान पे ओ के तो हो जाएगा वटो धन वृक्ष। इसका यदि मैं संधि विच्छेद और विस्तृत करूं तो देखो ट, ट के अंदर क्या मिला हुआ था ओ, इस ट के अंदर क्या मिला हुआ है ओ, और आगे क्या है री क्ष। ओ किस में परिवर्तित होता है अव में। अब देखो व, वट, ट, ट आधा था अ जुड़ गया और व, इस व के अंदर क्या जोड़ेंगे री तो हो जाएगा व्री और क्ष, वटवृक्ष। इस प्रकार से ये अयादि संधि के उदाहरण थे। धेनवे क्या था अव, तो अव किसके स्थान पे ओ के तो धेनो धन ए। चय, अय, अय किसके स्थान पे ए में तो च में ए जोड़ेंगे तो क्या होगा चे और अ। इस प्रकार से स्वर संधि का हमने पांचवा भेद पढ़ा जिसका नाम था अयादि संधि। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का अगला भेद जिसका नाम है पररूप संधि। प्रिय छात्रों, हम जब मिडिल की क्लासों तक अध्ययन करते हैं तो स्वर संधि के हम कितने भेद पढ़ते हैं 5 भेद पढ़ते हैं और 5 भेदों के बाद ये छठा भेद है जिसका नाम है पररूप। जब हम सेकेंडरी लेवल की क्लासें देखते हैं तो उसमें इस पररूप का अध्ययन हम अवश्य करना चाहिए और क्योंकि हमारे कोर्स का एक पार्ट है, भाग है। नाम है पररूप संधि। सूत्र है एंगी, एंगी पररूपम। ये सूत्र ये कहता है कि अ हो, अ के बाद क्या हो एंग हो, अ के बाद एंग हो तो उसका क्या होता है पररूप एकादेश होता है और पररूप एकादेश होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया है पररूप संधि। यानी एंग एक प्रत्यार है और इस एंग प्रत्यार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ए और ओ। तो कहने का तात्पर्य यदि अ हो, अ के बाद ए अथवा ओ तो उनका क्या होगा पररूप। पररूप यानी बाद वाले जैसा, पररूप यानी बाद वाले जैसा। बाद में क्या है वो रहेगा, बाद में ए होगा या ओ होगा। बाद में अ के बाद क्या है ए अथवा ओ है तो पररूप होगा बाद वाला, अर्थात अवर्ण से परे एंग होने पर पररूप एकादेश होता है। इसके 2 ही मुख्य रूप से उदाहरण हैं प्रेजते और उपोष्टि। ये ए का उदाहरण है और ये ओ का उदाहरण है। तो प्रेजता का संधि विच्छेद करेंगे प्रधन एजते। अब देखो छात्रों, इस प के अंदर क्या था र के साथ क्या मिला हुआ था अ था, अ के बाद क्या है ए। यदि अ के बाद ए, यदि अ के बाद क्या हो एंग हो यानी ए अथवा ओ हो, अ के बाद ए हो तो पररूप बाद वाले जैसा, बाद वाले जैसा नहीं बाद में ए है यही रहेगा। इससे पहले हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी, उसमें देखा था यदि अ हो
और अ के बाद क्या हो, ए हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो रहा था आई, यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको मुख्य रूप से ये दो उदाहरण याद में रखने पड़ेंगे कि प्रेस्ते और उपोष्टि दो ऐसे उदाहरण हैं जिसमें वृद्धि संधि काम में नहीं आती हैं। ये गुण और वृद्धि संधि का क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि गुण संधि में भी एक ही मात्रा आती थी, जैसे गणेश, सुरेश, रमेश और मनोहर, परोपकार, महोदय इत्यादि उपोष्टि जैसे उदाहरण थे गुण संधि में, तो गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि भी नहीं है। और यदि अ और ए देखे तो ये वृद्धि संधि का भी अपवाद है। तो प्रेस्ते और उपोष्टि आपको मुख्य रूप से याद रखने होंगे कि दोनों ही पर रूप संधि के उदाहरण हैं। तो पर धन एस्ते और उपोष्टि का हो जाएगा उप धन ओषति। तो उप में प के अंदर क्या था, अ, आगे क्या है, ओ, तो इसका क्या होगा, पर रूप, यानी अब इस अ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बाद वाला ही जुड़ेगा। यदि अ के अंदर ओ जोड़ू तो वृद्धि हो जाती, औ हो जाता, लेकिन नहीं होगा, यानी पर रूप होगा बाद वाले जैसा। बाद में ओ है तो ओ ही यहाँ पर वापस आएगा, यहाँ पर ए है पर में, तो पर का रूप होगा पर रूप ए आएगा। तो इस प्रकार से पर रूप संधि के दो ही उदाहरण हैं, प्रेस्ते और उपोष्टि। नेक्स्ट और अंतिम भेद हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का। अंतिम भेद है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंग पदांतादति, यानी एंग से परे अत हो, एंग से परे क्या हो, अत, यानी पर रूप संधि में हमने देखा था कि अ हो, अ से परे क्या हो, एंग हो। इधर क्या है कि एंग हो और एंग से परे क्या हो, अत, अत यानी अ हो। तो यहां पर तो ये थी पर रूप और ये हो जाएगी पूर्व रूप, बस ज्यादा अंतर नहीं है। यदि एंग पहले है और अ बाद में है तो वो पूर्व रूप। इसमें क्या होगा कि एंग से परे अत होने पर इसका क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश होगा। पूर्व रूप मतलब एंग ही रहेगा, अ का अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये जो आगे अ आ रहा है ये किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। इसको क्या कहते हैं, अवग्रह। ये अवग्रह का चिन्ह है, यानी इसका उच्चारण अ होता है और लिखा ऐसे जाता है अवग्रह। तो ये कहने का तात्पर्य है कि एंग से परे यदि अ हो तो इसका क्या होगा, पूर्व रूप, और परवर्ती जो अ है वो अपना अवग्रह में बदल जाएगा। तो एंग के अंदर हमने पढ़ा था पर रूप में भी ए और ओ, और अत का अर्थ क्या होता है, अ। अर्थात एंग प्रत्यार से परे अत होने पर पूर्व एकादेश होता है, अत का अ है उसका क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी शब्द के अंदर यदि ए हो या ओ हो और उसके बाद यदि क्या हो, अवग्रह का चिन्ह हो, तो समझ लो वो कौन सी संधि है, स्वर संधि का उसका भेद है, वो है पूर्व रूप। मैंने स्वर संधि का भेद इसलिए साथ में बोला क्योंकि यही उदाहरण विसर्ग संधि के अंदर भी आने वाले हैं। यही ए ओ के बाद अवग्रह आएगा तो वहां पर विसर्ग का एक भेद आएगा, उत्व संधि, वह उत्व संधि भी होने वाली है। यदि हम स्वर संधि का भेद इसको माने तो ये स्वर संधि का भेद है पूर्व रूप संधि। जैसे उदाहरण है हरे आव, किसी भी उदाहरण में यदि आपको अवग्रह दिखता है इसका मतलब स्वर संधि का कौन सा भेद है, पूर्व रूप संधि। संधि विच्छेद करते समय जो ये अवग्रह है वो किस में बदल जाएगा, अ में, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो संधि विच्छेद हो जाएगा हरे धन अव। यदि देखो इसको मैं परिवर्तन करूं, यानी र के अंदर क्या था, ए, आगे क्या है, अ और व, तो अ के बाद ए के बाद यदि अ हो, ए किस में आता, एंग में, अ क्या है, अत, तो एंग के बाद यदि अत हो तो इसका क्या होगा, पूर्व रूप, यानी पहले वाला। अब ये अ किस में बदल जाएगा, अवग्रह में। वापस मिलाओ, ह र के अंदर ए, हरे, और अब ये अ नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अवग्रह, और ये आ जाएगा व, तो क्या हो जाएगा, हरे धन अ, हरे अ। इस प्रकार से ये ए का उदाहरण, ये हो गया ओ का, सो अत्र, तो संधि विच्छेद होगा सो धन अत्र, को अपि तो को धन अपि, सो अपि तो सो धन अपि। ये सभी उदाहरण, ये ओ के जो उदाहरण हैं, ओ ए के छोड़कर सो अपि, यदि मैं इसको विसर्ग संधि में पढ़ता हूं
तो इसका विच्छेद अलग होगा, और यदि स्वर संधि में इसका विच्छेद करें तो सधन सोधन अपि इसका होगा। तो इस प्रकार से हमने संधि के स्वर संधि के 7 भेदों का अध्ययन किया। वापस एक बार मैं पुनरावृत्ति के तौर पे आपको बता देता हूं कि हमने स्वर संधि आज पूरी कर ली, जिसमें दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पररूप, पूर्वरूप, इन 7 स्वर संधि के भेदों का अध्ययन किया, जो हमने भली भांति इसको समझा। यदि इस संधि के भाग 2 में यदि आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को आप मुझे तक पहुंचाएं, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को भली भांति देखा और आपको समझ में आया होगा। आप इन उदाहरणों के साथ साथ और किताबों में से उदाहरण ढूंढकर उसका आप विच्छेद करने का प्रयास करें। इसके समान जो उदाहरण हैं वो आप लें और उसका विच्छेद करें। यदि किसी भी उदाहरण में यदि आपको समस्या आ रही है तो उस उदाहरण को मेरे तक पहुंचाएं, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू।